Hello, friends. Welcome to Nimal Bang. I am Piyush Jain, and today we are bringing to you a conversation with Mr. Siraj Hussain, former Union Agriculture Secretary and advisor to FICCI. सिराज जी नमस्ते एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। हमने देखा है बजट में गवर्नमेंट ने काफी सारे अनाउंसमेंट्स किए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सो वी हैव सीन दे हैव एक्चुअली अनाउंस्ड लॉट ऑफ सोप्स। हमने ये देखा है कि अब की बार जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आउटले का फोकस है वो वेयरहाउस कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने की तरफ है। जल शक्ति का मिशन तो अपना एक अलग आउटले जो है वो इंक्रीज हुआ है। ब्रॉडली बजट को अगर देखें तो आपका उससे क्या कंक्लूजन, एक क्या पूरा होलिस्टिक व्यू निकलता है? देखिए, जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये अभी एक बजट और जो अगले साल आएगा इंटरिम बजट, वो कुछ अच्छी खबर लाएगा। इस मर्तबा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आउटलेज में काफ़ी कमी हुई है। मिसाल के तौर पे जो NREGA का आउटले है, आप देखें वो 90,000 करोड़ से घट के 60,000 करोड़ किया गया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आउटले कम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आउटले कम है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रियल फायदा पहुंचाने वाला बजट आएगा वो शायद अगले साल आए। क्या आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं बिकॉज अगले साल इलेक्शंस है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं आपकी बार गवर्नमेंट ने अपना फाइनेंशियल रिसोर्स इस तरीके से मैनेज किया है? नहीं, गवर्नमेंट के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। गवर्नमेंट को कई और सेक्टर्स में आउटले बढ़ाना था, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाई है। तो जाहिर है कि अगर हम किसी एक सेक्टर में स्पेंडिंग बढ़ाना चाहते हैं तो हम किसी दूसरे सेक्टर में उसको कंजर्व करेंगे। तो गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स को हम समझते हैं। जी, अगर हम आज अपना स्टेटस देखें, जब मैं स्पीच सुन रहा था और उसके बाद हम लोग काफी एनालिस्ट से डिस्कशन हो रहा था, एक क्वेश्चन सर ये आ रहा था कि हमने पिछले कई सालों में कई स्टेट्स में देखा है जहां पे वेयरहाउसिंग से जुड़ी स्कीम अनाउंस की गई थी। कई जगह वेयरहाउसेस बने हैं, कोल्ड स्टोरेज बने हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स ने अपने कुछ क्रॉप्स को देखते हुए एनकरेज किया है। अब जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आप इसमें क्या डिफरेंट देख रहे हैं? और हम लास्ट टाइम कितना सक्सेसफुल हुए थे या नहीं हुए थे? क्या पूरी कैपेसिटी यूज हो पा रही थी? अब की बार कैसा इंटीग्रेशन देख पा रहे हैं? क्या फोकस देख रहे हैं? देखिए, बजट स्पीच में स्टोरेज के बारे में जो अनाउंसमेंट किया गया है वो सिर्फ गवर्नमेंट का एक इरादा दिखाता है। उसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। जहां तक स्टोरेज कैपेसिटी की बात है तो गवर्नमेंट सेक्टर में FCI और स्टेट एजेंसीज के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम जो 2008 में शुरू हुई थी, उसमें तकरीबन 15 मिलियन टन कैपेसिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और वो यूज हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि इस वक्त स्टॉक कम हो गए हैं तो उसमें से कुछ कैपेसिटी शायद डी हायर की गई होगी। इसी तरीके से साइलो में गवर्नमेंट ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लेके साइलो को काफी प्रमोट किया है और वो साइलो कई जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने की बात है कि वो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करें, या जैसा कि कोऑपरेटिव्स के बारे में कहा गया कि वो स्टोरेज कैपेसिटी बनाएंगे, तो उसकी कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है बजट में कि क्या उनको कोई इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, क्या उनको कोई कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। तो ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा डिटेल्स का। राइट। और आपको ऐसा लगता है इसमें इंसेंटिव की जरूरत है? अगर हम देखेंगे क्या रिटर्न्स बनते हैं फॉर द स्टोरेज प्लेयर्स, बिकॉज बैंकों से भी क्रेडिट तो आसानी से मिलता है, लेकिन क्या आपको इसमें किस तरह के इंसेंटिव होने चाहिए? देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी अट्रैक्ट किया है इन्वेस्टमेंट, जैसे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट हुई है, साइलो भी बनाए हैं उन्होंने, लेकिन कुछ स्टेट्स में नहीं बने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिन स्टेट्स में नहीं बने हैं वहाँ पर इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट को भले ही कैपिटल सब्सिडी दें या इंटरेस्ट सबवेंशन दें, कोई ना कोई इंसेंटिव देना चाहिए। ओके सर। और इसमें अगर हम बात करें, हमने ये भी देखा है बजट में गवर्नमेंट ने कोशिश किया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की। जैसे अगर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर्स हो गए या फिर स्टार्टअप को एनकरेज करने की बात हो गई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ब्रॉडली आप इसको कैसे देख रहे हैं?
नहीं, देखिए ये गवर्नमेंट का इंटेंशन दिखाता है कि वो डिजिटाइजेशन को इस्तेमाल करेंगे बेटर गवर्नेंस के लिए। लेकिन एक्सेलरेटर फंड का कोई बजट एलोकेशन हमको तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बजट में दिखाई नहीं दिया। हमने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा था, हिंदू बिजनेस लाइन में आज पब्लिश हुआ है, आप उसको देखिए। तो ये एक अच्छा मूव होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, लेकिन अभी कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा आया नहीं है। मिसाल के तौर पे अब भी इवन क्रॉप की प्रोडक्शन के क्या एस्टिमेट्स हैं उसके बारे में भी ट्रेड में और गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स में डिफरेंस होता है, और काफ़ी डिफरेंस होता है, और उसकी वजह से कई तरह की सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये अच्छा अनाउंसमेंट है, बट वी विल वेट फॉर द डिटेल्स। राइट, इसमें जो डिफरेंस आता है एस्टिमेट्स में सर, आपको उसका क्या कारण दिखता है? क्या ग्राउंड पे हमें इंटेलिजेंट डिवाइसेस लगाने की जरूरत है, या फिर इस तरीके से इंटेलिजेंटली सैटेलाइट से कुछ फायदा नहीं होता है? अभी इतना वेरिएंस, इतना डिफरेंस क्यों दिखता है? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कई सोर्सेज पे डिपेंड करती है और गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। करेक्ट एस्टिमेट बताने के लिए भी कभी कभी उनकी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का यूज बढ़े और प्राइवेट सेक्टर भी एक असेसमेंट दे सके क्रॉप का, तो जाहिर है कि फिर एक तरफ गवर्नमेंट का असेसमेंट होगा, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर का इन्फॉर्म्ड असेसमेंट होगा। ऐसा नहीं कि अभी सुनी सुनाई बातें जैसे ट्रेड करता है कि मस्टर्ड का प्रोडक्शन इतना गिर गया, यहाँ पाला पड़ गया, यहाँ ये हो गया। तो अगर इन्फॉर्म्ड एक साइंटिफिक पैकिंग के साथ गवर्नमेंट का एस्टिमेट और प्राइवेट एस्टिमेट कंपेयर होते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे पूरी सप्लाई चेन में फायदा होगा। क्या सर अभी लैंड डेटा पूरी तरह से डिजिटाइज हो चुका है? नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ। कई स्टेट्स में हो गया है, बहुत सारी स्टेट्स में नहीं हुआ है, और जहां हो भी गया है वहां, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज आ रही हैं इस स्पेस में, उनको कैडेस्ट्रल मैप वगैरह स्टेट गवर्नमेंट से मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत बार जाना पड़ता है सेक्रेटरी से, कमिश्नर से मिलिए, कभी वो एग्रीकल्चर में भेज देते हैं, कभी वो डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू के पास भेज देते हैं। तो कोई उसकी सिंगल विंडो नहीं है, कोई उसमें पॉलिसीज। मैं समझता हूँ सेंटर को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए कि जो डेटा है, कैडेस्ट्रल मैप्स हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को किस तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे, कितनी फीस होगी, कितने पीरियड में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है, ये होना चाहिए। बराबर है भैया। आई थिंक एक बहुत बड़ा बैकबोन बनने की जरूरत है, जहाँ पे डिजिटल डेटा वाकई तो डिजिटाइज हो पाए और फिर उसको यूज भी कर पाए। आई थिंक यहाँ पे एक काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम यहाँ पे कॉपरेटिव की भी बात करें सर। कॉपरेटिव में अलग अलग कॉपरेटिव, हम फिशरी कॉपरेटिव या डेयरी कॉपरेटिव, या जो हम खाद्य से फसलों से जुड़े कॉपरेटिव हैं। आपने बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं और जो लास्ट 2 साल में जो काम हुआ है, उसमें आप अभी क्या और उम्मीद कर रहे हैं? हम किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया कि कॉपरेशन की अलग मिनिस्ट्री बनाई, उसमें एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, कोऑपरेटिव पॉलिसी बन रही है, बहुत सारा काम कोऑपरेटिव सेक्टर में हो रहा है। तो एक जो बहुत अच्छा अनाउंसमेंट कल के बजट में हुआ है वो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कंप्यूटराइजेशन को मुकम्मल करना। ये भी 10-12-15 साल से चल रहा है और ये अभी तक हो नहीं पाया है कि सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंकिंग सिस्टम से लिंक हो जाएं। तो अब भी ये होता है कि किसी बोरोवर ने बैंक का डिफॉल्ट किया हुआ है, कोऑपरेटिव से भी लोन ले लिया, बैंक से भी लोन ले लिया, तो ये एक अच्छा मूव होगा। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि नेशनल लेवल पे कोऑपरेटिव्स हों, वो बिजनेस करें, तो मैं समझता हूँ कि जो कोऑपरेटिव्स की हिस्ट्री रही है और उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन है, और अब हम देखते हैं अब तो इवन डेयरी कोऑपरेटिव्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइजेशन है। आप देखिए, अभी अमूल के एमडी को डिसमिस करने का जो लेटर इशू किया गया अमूल की तरफ से, जरा उस लेटर की लैंग्वेज पढ़िए। तो आप इसमें फिर क्या कठिनाइयों की उम्मीद कर रहे हैं? पॉलिसी बोलना और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये तो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट टास्क है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या डिफिकल्टी आ सकती है? नहीं, देखिए, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पुश है और वो बहुत पॉजिटिव पुश है, फ्रेंडली पुश जिसको हम कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो होता है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टेट लेवल पे स्टोरेज कैपेसिटी बना सकती हैं जगह जगह, तो उससे किसानों का फायदा होगा। अब देखिए, नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड है, अभी तमिलनाडु में
स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है। और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो वेयर हाउस है, उसमें जो लोग अपना स्टॉक रखते हैं उनको बैंक से लोन दिलवाया जाएगा, बहुत ही इजी सीमलेस लोन दिया जाएगा। तो तमिलनाडु में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये एग्रीमेंट किया है। इसी तरीके से और स्टेट्स में हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत पॉजिटिव पुश है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सेंटर ने बहुत पावरफुल मिनिस्टर को कोऑपरेशन का मिनिस्टर बनाया है। लेकिन हमें इसको पॉलिटिसाइजेशन से दूर रखना पड़ेगा। ये ना हो कि डेयरी कोऑपरेटिव्स की तरह और शुगर कोऑपरेटिव्स की तरह बाकी सब पे भी पॉलिटिकल पार्टीज कब्जा कर लें और फिर वो जो फार्मर्स का या मेंबर्स का इंटरेस्ट है उसको बालाए ताक रखें। बिल्कुल, ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। फिशरीज में भी हमने देखा है सर, इंसेंटिव्स भी दिए गए रॉ मटेरियल्स इनपुट्स के लिए, और गिवन द फैक्ट इतनी बड़ी कोस्टल लाइन होने के बावजूद भी हमने एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइज फिशरी सेक्टर नहीं देखा है हमारे यहाँ। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से काफी उसमें एनकरेजमेंट लाने की कोशिश की गई है। आप फिशरी सेक्टर को के बारे में किस तरीके से देख रहे हैं? फिशरी सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है। एक तो ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, आंध्र प्रदेश की इनलैंड फिशरीज देश की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। पूरे देश के कोने कोने में नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिल्कुल वेस्ट तक आंध्र प्रदेश से फिशरीज मिलती हैं और आंध्र प्रदेश की बनी हुई इनलैंड फिशरीज मिलती है। पंगासियस मोस्टली होती है, 120-130 रुपए किलो वो नोएडा में मिलती है जहां मैं रहता हूँ। तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर को और बढ़ावा देने की जरूरत है, इसके कंजम्पशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। मगर ये याद रखना चाहिए हमको जनाब कि जगह जगह हम रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यहाँ ये मेला होने वाला है, अब आप 100-200 किलोमीटर के अंदर फिश नहीं बेच सकते, चिकन नहीं बेच सकते। अभी बेंगलोर में एरो शो हो रहा है, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया बेंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कि इतने 100 किलोमीटर के अंदर कोई मीट नहीं बिकेगा, फिश नहीं बिकेगी, चिकन नहीं बिकेगी। तो हम प्रमोट भी कर रहे हैं और रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं। राइट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सर, आंध्र प्रदेश में इनफैक्ट फिशरी पार्क पे भी आई थिंक वो काम कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा सर, क्या हम लोग वैल्यू एडेड में, प्रोसेस में, क्या उस सेक्टर में हम वहां पर हैं जहां अभी हमें होना चाहिए, या आप ये इंसेंटिव्स को देख रहे हैं कि प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट में परहैप्स हम आगे बढ़ पाएंगे? और कि मैं ये कन्फेस करूं कि फिशरीज सेक्टर की बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश की सक्सेस स्टोरी है। और हमारे यहाँ यूपी में, राजस्थान में भी फिशरीज, इनलैंड फिशरीज में बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने अपनी खेती की ज़मीन को तालाबों में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, दिल्ली में एक बहुत अच्छी फिश होती है रूपचंद, थोड़ा सा लाल रंग होता है उसका, बड़े मज़े की फिश होती है। तो हम जब जाते हैं दिल्ली में फिश खरीदने तो वो राजस्थान से आती है। तो तमाम जगह लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो एनकरेज हो। और फिश बहुत हेल्दी फूड है, बहुत प्रोटीन, उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है फिश में। तो ये ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा बल्कि मेल न्यूट्रिशन को भी एड्रेस करेगा। अब सर मैं कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाता हूँ मिलेट्स के लिए। मिलेट्स बहुत क्लियर है। हम अगर स्टेप्स देखें, सरकार ने पहले मिलेट्स पे पूरा स्टडी करवाया, यूएन में बेसिकली बात करी मिलेट्स के लिए स्पेशल डे के हिसाब से। मिलेट्स के लिए हम बात करें, बजट में मेंशन किया गया स्पेशली। सरकार की आई थिंक एक पूरी मंशा है कि मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किसानों के लिए और प्रॉफिटेबल बनवाया जाए, डिमांड बढ़वाई जाए। लेकिन सर, जब मैं स्पीच सुन रहा था, फाइन प्रिंट देखा और उसके बाद जब मिलेट्स के भाव देखे बाजार में, क्वेश्चन ये भी आया, क्या जो सरकार बोल रही है उससे मिलेट्स का प्रोडक्शन और डिमांड दोनों बढ़ पाएगा, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है भी सबसे बड़ा इश्यू है? देखिए, मिलेट्स में जो ज्यादा बड़ा इश्यू है वो है प्रोडक्टिविटी का। उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है वीट और राइस के मुकाबले। यानी कि वीट और राइस अगर 4 टन एक हेक्टेयर में हो रहा है तो मिलेट्स हो रहा है 1 टन। तो ये सिर्फ जो मार्जिनल लैंड्स हैं, रेन फेड एरियाज हैं, वहीं फार्मर्स इसको कल्टीवेशन करते हैं। अब गवर्नमेंट, इसका अक्सर ये हुआ है कि मिलेट्स के प्राइसेस एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट खरीदे, गवर्नमेंट रिलक्टेंट है खरीदने के लिए। बात भी गवर्नमेंट की सही है, क्योंकि अगर वो खरीद लें तो उसको फिर लॉस पे बेचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की नीति इसमें सही है कि हम इसके कंजम्पशन को बढ़ावा दें। जो मिडिल क्लासेस हैं, रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, अर्बन एरियाज हैं, वो अगर इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मार्केट प्राइसेस एमएसपी के ऊपर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे।
गवर्नमेंट को खरीदना नहीं पड़ेगा, उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जो प्रमोशनल नीति है मिलेट्स के केस में वो वाजिब है। तो जिसका मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये नीति जो है ये मोर इसके इस तरह से इसका डायरेक्शन है कि जो क्रॉप ऑलरेडी हो रही है उसको अच्छी तरह से ब्रांडेड हायर प्राइस मिले, जिससे कि एमएसपी के नीचे ना जाए। बजाय हम इसकी ये उम्मीद ना करें कि मिलेट जो है वो वीट कंपटीशन में प्रोडक्शन उसका बढ़ना शुरू हो जाए, बिकॉज प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। हाँ, प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन अगर फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिलेगा तो फार्मर्स मिलेट ग्रो करेंगे। और खास तौर से जो इरिगेटेड एरियाज हैं, अगर उसमें कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू सीड्स वगैरह का आए तो मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ सकता है। देखिए मेज के केस में टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आया, मेज की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बिहार में मेज से किसानों को बहुत अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, अच्छी इनकम होती है। तो मैं समझता हूँ कि मेज के केस में जो सक्सेस स्टोरी है यही ज्वार में, बाजरा में, रागी में, कुडू में हो सकती है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा किया, बहुत सारी मिलेट्स का नाम अपनी स्पीच में ले दिया। बहुत सारे लोगों ने शायद पहली बार इतने मिलेट्स का नाम सुना होगा। सही बात है, क्योंकि हाँ आई थिंक अधिकतर लोग रीजन के हिसाब से नाम सुनते हैं। मक्का, बाजरा, इतने सारे नाम एक साथ लोग नहीं सुनते हैं। इसके अलावा सर आप और क्या देख रहे हैं? आप हमें बेसिकली क्या उम्मीद करनी चाहिए इलेक्शन से पहले इस सेक्टर में, और क्या हम प्रोग्रेस उम्मीद करें? देखिए, एक जो उम्मीद थी हमें जो पूरी नहीं हुई वो ये है कि जो वेयर हाउसेस हैं, वेयर हाउसेस को गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए WDRA एक्ट बनाया और वेयर हाउस रिसीट इशू करने लगे, ये रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस। उन रिसीट्स पे जो लोन मिलता है बैंक से वो ज्यादा आसानी से मिलना चाहिए, थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलना चाहिए। अगर हम आधे 1% का भी इंसेंटिव दें ENWR के अगेंस्ट लोन पे तो इस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। किसान भी अपना जो प्रोड्यूस है उसको फॉरेन नहीं बेचेंगे, उसको वो वेयर हाउसेज में रखेंगे, जब दाम ऊपर बढ़ जाएंगे तो वो देंगे। तो इस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो जो डिसीजन सरकार से एक्सपेक्टेड थे, अभी हम उनके इंतजार में ही हैं। बराबर। और इन टर्म्स ऑफ जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं या जो हम वैल्यू चेन बोल रहे हैं, जिसका सरकार ये एम कर रही है कि पोर्ट तक की कनेक्टिविटी दे, क्या उस डायरेक्शन में सरकार बिना प्राइवेट सेक्टर के नहीं कर पाएगी सर? इसमें प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल जरूरी होगी ना? देखिए, कोल्ड स्टोरेज की जितनी कैपेसिटी क्रिएट हो रही है सब प्राइवेट सेक्टर में ही हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अपीडा, तीनों कैपिटल सब्सिडी देते हैं कोल्ड स्टोरेजेस के लिए। और कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां एडिशनल कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यूपी, वहां एक्सेस स्टोरेज कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोरेज वाले परेशान रहते हैं, बिजली के बिल ज्यादा हैं और उनकी इनकम नहीं है। तो कुछ स्टेट्स में बहरहाल शॉर्टेज है, वहां पर इसको इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। असल में लोग ये समझते हैं कि हर चीज कोल्ड स्टोरेज में रखी जा सकती है, हर सब्जी रखी, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें रखी जा सकती हैं। ज्यादातर फ्रेश सब्जियां 200-300 किलोमीटर के दायरे में कंज्यूम होती हैं फ्रेश फॉर्म में, उनको कोल्ड स्टोरेज में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेजेस को इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफी किया हुआ है। और इस साल अनफॉर्चुनेटली फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के बजट में भी कोई खास इजाफा नहीं देखने को मिला, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल जो बजट में अलोकेशन है आपकी बात, हमने देखा है कि लगभग सरकार ने फिस्कल भी बैलेंस किया है, एग्रीकल्चर में थोड़ा अलोकेट किया है। सरकार जो पोर्ट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, मैं इसको लिंक कर रहा हूँ एग्रीकल्चर से और इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसमें आप संतुष्ट हैं बजट से एक बार पूरी तरह से? देखिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, आप जरा उनका वीडियो देखिए। तो ये कई चीजें होती हैं जो हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मुझे नहीं पता कि इसमें से छोटे शहरों में, गांव में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम बहुत बड़ी बड़ी हाईवे यहाँ से वहाँ, दिल्ली, बॉम्बे, ये वो बनाते हैं, उसका फायदा होता है नो डाउट। लेकिन अमित बसोले का वीडियो आप देखिए और आप अपने व्यूअर से भी कहें, वो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत माहिनाज इकोनॉमिस्ट हैं, गालिब के मद्दाह हैं, गालिब में उनकी किताब भी आ रही है, उनको आप इंटरव्यू करें कभी
और अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि देखिए एक अच्छे एकेडमिक ने कितनी अच्छी बात कही। मिसाल के तौर पे ये कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, उन्होंने ये कहा जो मैंने आज सुना कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा दी जाएगी, ये करेक्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 4% लोग इनकम टैक्स की लिमिट में हैं, उसमें से भी आपने बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया, आप उसका रेट वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट होने चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत कंट्रोल्ड है, वो नहीं करेगा, आप ही कर सकते हैं। बराबर है। एक नजरिया बिल्कुल ये भी है कि जितने ज्यादा लोग फाइलिंग के सिग्नल दायरे में आएंगे उतना इनकम टैक्स रेट कम रखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वो एक व्यू पॉइंट तो बिल्कुल वाजिब है सर। ओके सर, शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को आपके ओपिनियन से काफी नॉलेज की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। उम्मीद है अगली शो में हम फिर से मिलेंगे। Well, that was our conversation with सिराज हुसैन जी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये शो। एग्रीकल्चर सेक्टर हमने सब कुछ बात करी, वेयर हाउसिंग के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, फिशरी सेक्टर के बारे में बात की, ब्रॉडली मिलेट के फोकस के बारे में बात की जैसा कि उभर के आया है। पॉलिसी अनाउंस हुई है, पॉलिसी का फाइन प्रिंट अभी नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे और डिटेल्स आएंगी हमें सेक्टर के बारे में समझ में आएगा, किन कंपनीज के बारे में, किन सेक्टर्स के बारे में इससे फायदा होगा, वो फाइन प्रिंट के बाद और ज्यादा हमें जानकारी मिल पाएगी। With that, it's a wrap on the show. Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates.